हाय फ्रेंड्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट हम तो Q4 अर्निंग एनालिसिस करेंगे। टाइम टेक्नोप्लास्ट के Q4 के अर्निंग्स 27 मई के दिन आ चुके हैं और टाइम टेक्नोप्लास्ट आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे जिन लोगों के पास भी ये स्टॉक है, थोड़ी सी डीप देखेंगे। Q4 अर्निंग के अलावा भी देखेंगे क्या स्टॉक में बने रहना चाहिए, आगे का पोजीशन क्या निकल के आता है, चूँकि इनके फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे हैं और इन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। डिविडेंड की जहाँ तक बात करें तो डिविडेंड की पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि डिविडेंड करीब ₹2.5 इन्होंने दे रहे हैं, जो कि ₹1 का फेस वैल्यू के हिसाब से 250% के अकॉर्डिंग पड़ता है। और ये डिविडेंड Q4 के अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट है, डिविडेंड का एंड डिलीवरी डेट नहीं दी गई है। चलिए आप लोग वन बाय वन देखते हैं। तो लोग अर्निंग रिपोर्ट पे आ चुके हैं। ये लैक्स में होगा अर्निंग रिपोर्ट और ये कंसोलिडेटेड होगा। और हम अर्निंग रिपोर्ट में सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे, जो कि इनकम आएगी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एंड अदर इनकम, जो बार बार हम लोग देखते हैं। इसी पैटर्न पे देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द कोर ऑपरेशन से देखेंगे किस हिसाब से आ रही है और अदर क्या आ रही है एंड टोटल क्या आ रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे तो ये करीब आ रहा है 1468 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर कितना हुआ करता था? 1387 करोड़ का। Q4 25 में ये 1394 करोड़ का। तो इस हिसाब से रेवेन्यू साल दर साल मेन ऑपरेशन से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। अच्छा, अदर रेवेन्यू क्या है, कितना है? करीब 2 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में 1.59 करोड़ का। इसके प्रीवियस क्वार्टर में अदर रेवेन्यू हमारी बढ़ी हुई थी करीब 11 करोड़ की। तो Q4 25-24 में 11 करोड़ की थी, जो कि अभी अदर रेवेन्यू कम है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टोटल रेवेन्यू को देखते हैं। टोटल रेवेन्यू अदर एंड कोर बिजनेस के हिसाब से क्या आ रहा है, तो 1470 करोड़ का टोटल रेवेन्यू अभी के समय है Q4 में, और Q3 में 89 करोड़ की थी, और Q4 25 में 1405 करोड़ की। तो साल क्वार्टर टू क्वार्टर में देखें रेवेन्यू में करीब 100 करोड़ के आसपास की वृद्धि हुई, जो कि बोल सकते हैं 1400 के अगेंस्ट में 100, तो यहाँ बोल सकते हैं करीब हम बोल सकते हैं कि 8% के हिसाब से रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है, ठीक है। ईयर टू ईयर की बात करें 1405 करोड़ के अगेंस्ट में 1470 यानी 65 करोड़ बढ़ा है। 65 करोड़ के हिसाब से बोल सकते हैं कि 5% के हिसाब से आपका रेवेन्यू पॉजिटिवली बढ़ा है वाई बेसिस पे। तो रेवेन्यू 5% बढ़ा है, तो हमको एज ए मल्टीबैगर स्टॉक इसको हम हाईलाइट करना चाहें तो 25 से 25% बढ़नी चाहिए इसको, जो कि वाई बेसिस पे कम ग्रोथ देखने को मिली है। एक चेकलिस्ट पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। चलिए देन एक्सपेंसेस की बात करें, खर्च कहाँ कर रही है, तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम में खर्च हो रही है। मेजर खर्च इनका हो रहा है करीब 1030 करोड़ का। देन चेंज ऑफ इन्वेंट्री में करीब 6 करोड़ का खर्च हो रहा है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट में करीब 7 करोड़ का खर्च हो रहा है। देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट में देखेंगे करीब 771 करोड़ का खर्च हो रहा है। देन फाइनेंशियल कॉस्ट जो आपकी लोन ले रही है, इनमें करीब 22 करोड़ का खर्च हो रहा है। तो डिप्रेशन एमोर्टाइजेशन में करीब 44 करोड़ का खर्च हो रहा है। अदर एक्सपेंसेस में 146 करोड़ का खर्च हो रहा है। तो अदर एक्सपेंसेस अगर बढ़िया से अगर डीप एनालिसिस की बात करें तो हम लोग देखेंगे कितने परसेंटेज आपके टोटल रेवेन्यू में अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं कोई Q4 में। तो अदर एक्सपेंसेस देखें तो करीब बोल सकते हैं कि हमारा 14 करोड़ 146 करोड़ आ रहा है कि 132 करोड़ के खर्चों के हिसाब से देखें कि अदर एक्सपेंसेस यानी 1321 करोड़ में 146 करोड़ अदर एक्सपेंसेस आ रही हैं। बोल सकते हैं 10% के आसपास अदर एक्सपेंसेस है। कोर खर्चे क्या है? कॉस्ट ऑफ द मटेरियल में कितने परसेंट आ रहे हैं? 1321 करोड़ के अगेंस्ट में 1030 करोड़ आ रहे हैं। तो करीब हम बोल सकते हैं कि 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इनका है, बाकी सब अदर खर्चे हैं। सबसे बड़ा खर्चा अदर देन मटेरियल क्या है? अदर खर्चे हैं। उसके बाद का नेक्स्ट खर्चा डिप्रिसिएशन 146 का डिप्रेशन और टर्मिनेशन से पहले। फाइनेंशियल कॉस्ट है इंटरेस्ट, और 71 करोड़ का स्टाफिंग कॉस्ट है। चलिए अब कंपेरिजन करते हैं टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो जहाँ तक टोटल एक्सपेंसेस की बात है, तो टोटल एक्सपेंसेस का फिगर हमारा राइट नो अभी आ रहा है 1321 करोड़ का, जो कि हमारा 1470 करोड़ में 1321 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो लास्ट क्वार्टर में ये खर्चे कितने थे? ये करीब 1389 करोड़ के अगेंस्ट में 1292 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने। तो इसके Q4 24 का डेटा क्या कहता है? 1405 करोड़ के अगेंस्ट में खर्च कितने किए हैं? 1272 करोड़ के खर्च किए हैं। तो इस हिसाब से खर्च का फिगर एक्सपेंस के हिसाब से तो कम हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर में, ठीक है। तो अब हमारे खर्च किस दर से बढ़े हैं वो देखना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट। तो 1252 करोड़ में 1321 करोड़ बोल सकते हैं करीब 75 करोड़ रुपये बढ़े हैं। तो 75 करोड़ के अगर से बोल सकते हैं कि खर्चे हमारे 7% के हिसाब से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो वाई बेसिस पे खर्च किस हिसाब से बढ़े हैं? 1272 के अगेंस्ट में 1321 करोड़ के हिसाब से खर्चे बढ़े हैं वाई बेसिस पे। तो ये बोला जा सकता है करीब 50 करोड़ के हिसाब से खर्चे बढ़े हैं। तो 50 करोड़ मतलब बोल सकते हैं कि खर्चे वाई बेसिस पे 2% के हिसाब से बढ़े हैं, 2 से 2.5%। तो खर्चों इस हिसाब से वृद्धि वाई बेसिस पे नहीं हुई है, जबकि 5 से 6% की वृद्धि वाई बेसिस पे हमारा रेवेन्यू में हुआ है। तो अब खर्चे काटने के बाद हमारे प्रॉफिट क्या आ रही है, तो खर्चे काटने के बाद प्रॉफिट देख सकते हैं करीब 149 करोड़ का यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। अच्छा, प्रीवियस क्वार्टर में कितना? तो 136 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, Q4 24 का प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो 132 करोड़ का आ रहा है। तो 136 से 149, तो 136 से 49 अगर बोलेंगे तो करीब 10% की उछाल देखने को मिल रही है।
यानी क्वार्टर टू क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट देखा जाए, खर्चों को नेट प्रॉफिट काटने, नेट प्रॉफिट नहीं है ये, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है, काटने के बाद हमारे खर्चे 10% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, 10% के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है। लिखिए राइट नाउ, अभी वाई बेसिस पे प्रॉफिट करना 132 के अगेंस्ट में 149, 132 करोड़ के अगेंस्ट में 149, तो यहाँ बोल सकते हैं कि हम 17 करोड़ के आसपास बढ़ रहे हैं। तो 17 करोड़ के हिसाब से 15% के आसपास का वाई बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है। तो वाई बेसिस पे आपका मेन खर्चे को काटने के बाद प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट कटा है, डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन कटा है, टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है, अदर एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड नहीं है। तो इस हिसाब से 15% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। तो 15% एक डिसेंट ग्रोथ बोल सकते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट के अकॉर्डिंग। तो 15% का ग्रोथ एक डिसेंट सा ग्रोथ बोला जा सकता है। बहुत मतलब हाई फाई ग्रोथ नहीं है। और आपका रेवेन्यू ग्रोथ 5% का अकॉर्डिंग लिटिल बिट ठीक ठाक चल रही है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर देखें तो 149 करोड़ है, सेम है, कोई एक्सेप्शनल आइटम इनमें नहीं है तीनों में, यानी तीनों क्वार्टर में देखा जाए एक्सेप्शनल आइटम। तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्शनल आइटम था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम हो गया। तो 136 करोड़ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q4 का हो गया, Q3 का हो गया। अच्छा, Q4 24 का कितना हो गया, 132 करोड़ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या है, टैक्स का एग्जम्पशन इसमें ले लेते हैं। तो टैक्स एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, टैक्स एक्सपेंशन काटने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट देखेंगे कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है। तो टैक्स दोनों में हमारा तीनों पोजीशन में टैक्स अप्रॉक्सीमेट सेम आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट सेम बोल सकते हैं लेवल पे है। तो टैक्स काटने के बाद 111 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में 102 करोड़ का था, इसके प्रीवियस क्वार्टर में 97 करोड़ का था। तो 102 करोड़ से 111 करोड़ तो हम सीधा बोल सकते हैं 10% का क्वार्टर टू क्वार्टर पे उछाल देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ठीक है, अब 94 करोड़ से 111 करोड़ है। तो 94 करोड़ से 111 करोड़ तो करीब करीब बोल सकते हैं कि 17 करोड़ का उछाल है। तो 17 करोड़ का उछाल यहाँ करीब करीब बोल सकते हैं कि 18% से ऊपर की उछाल वाई बेसिस पे दिख रही है। तो यहाँ पे 18% का उछाल वाई बेसिस पे, जो एक अच्छी बात निकल करके आ रही है कि वाई बेसिस पे आफ्टर प्रॉफिट उछाल वाई बेसिस पे 18% का ग्रोथ दिख रहा है। तो ईपीएस हमको अच्छा आता हुआ दिखेगा। देन क्या है कि नेट प्रॉफिट के बाद हमारा फाइनल जो प्रॉफिट होता है, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम के में नेट प्रॉफिट आपकी जो है आफ्टर टैक्स के बारे में जो आ गया, और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को ऐड करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस में हो, ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, तो हमारा टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आता है। तो नेट इनकम हमारा 111 करोड़ लास्ट क्वार्टर का आ गया, और इसमें 1.72 करोड़ जो ऐड कर दिए, तो 113 करोड़ के आसपास टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आ गई, जिसके ऊपर आपका ईपीएस निकलेगा। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम लास्ट क्वार्टर में कितना हो गया, 102 करोड़। इसके प्रीवियस क्वार्टर में 94 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अदर कंप्रेसिव आइटम जो जोड़ रहा है 1.72 करोड़ जुटा है, यहाँ 60 लाख जुटा है, और यहाँ पे करीब करीब ये नेगेटिव में फिगर है 4 लाख। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मेन पैरामीटर को नहीं करे। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो एज इट इज फिगर आ रहा है 103 करोड़ का अभी प्रेजेंट क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग ईपीएस का पोजीशन निकालें। देन हम लोग ईपीएस देखेंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारा आ गया 113.53 करोड़। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा इक्विटी क्या है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से टोटल इक्विटी का पोजीशन निकल करके आ रहा है फेस वैल्यू के हिसाब से 22.69 करोड़। तो 113 करोड़ डिवाइडेड बाय 22.69 करोड़ करेंगे तो हमारा ईपीएस आएगा प्रॉफिट एंड ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो ये हमारी अर्निंग हो गई। ये हमारा इक्विटी का नंबर्स ऑफ इक्विटी का जो अमाउंट्स आ गए ये आपके हमने नंबर्स में कर दिए, पर शेयर हो गए। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 22.69 डिवाइड कर नीचे रहेगा, और 11 यानी 113 करोड़ को 22 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, ये करिए 4.83 का आ जाएगा। तो हमारा ईपीएस 4.83 का निकल के आ गया। अच्छा, लास्ट क्वार्टर का ईपीएस कितना था, 4.44 का हुआ करता था, और इसके क्वार्टर 4 24 का ईपीएस 4.8। तो 4.8 से 4.80 तो कितने पॉइंट्स के उछाल देखने को मिल गए, करीब करीब बोल सकते हैं 75 पॉइंट्स के। तो 75 पॉइंट्स बेसिस पॉइंट आपका जो 0.75 आ रहा है, तो इसमें हमारा ग्रोथ कितना दिख जाएगा, ग्रोथ करीब बोल सकते हैं कि आपका वाई बेसिस पे जो हमारा ग्रोथ रेट है ईपीएस का, तो वो करीब 25% के आसपास आ रहा है। अच्छा, क्वार्टर बेसिस पे 4.44 है, 4.82, तो मोटा मोटी पकड़िए 0.4 का जो ग्रोथ है, तो 10% के आसपास का आपका ग्रोथ देखने को मिला। तो क्वार्टर टू क्वार्टर पे ईपीएस में 10% की उछाल है, और वाई बेसिस पे ईपीएस की 25 की उछाल है। तो जो ये ग्रोथ रेट वाई बेसिस पे, ये आपका पीजी निकालेगा, यानी जो आपका पी आ रहा है, जो आपकी प्राइस चल रही है, प्राइस मतलब 3SP की प्राइस चल रही है, तो प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो आपका पी बन जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे कि हमारा पीजी निकालना है, तो जो पी का वैल्यू आ रहा है, पी सपोज इसकी 25 की पी आ रही है, और ग्रोथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 25% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका PG1 आ जाएगा। तो PG1 इनका 1 से कम दिखना है हमको, PG, तो PG हिसाब से निकल जाएगा।
तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को अगर देखें तो ये कंपनी अच्छी कर रही है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, इसमें बोल सकते हैं कि मल्टी बैगर क्राइटेरिया तो नहीं है, बट ये है कि ये डेसेंट 50% के ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी बढ़ रही है। चूंकि सेल में 5% का आपने ग्रोथ देख लिया, देन बॉटम लाइन टॉप लाइन ग्रोथ देख लिया हमने 5 से 6% वाई बेसिस पे एंड 20% आपका क्वार्टरली बेसिस पे, देन आपका बॉटम ग्रोथ 25% का हो रहा है। तो बॉटम ग्रोथ 25% का है तो 25% की ग्रोथ के हिसाब से कंपनी चल रही है। अब देखिए इनका मेन रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, किस सेगमेंट वाइज आ रहा है, वो हम लोग चेक करेंगे कि इनका रेवेन्यू कोर बिजनेस क्या है। तो कोर बिजनेस की जहाँ तक बात करें हम लोग, कोर बिजनेस का पॉइंट देखिए कि सेगमेंट वाइज देखेंगे, पॉलीमर प्रोडक्ट बनाती है ये, एंड कंपोजाइट प्रोडक्ट बनाती है। पॉलीमर प्रोडक्ट यानी प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड कंपोजाइट प्रोडक्ट में इनका बिजनेस है। मेन दो ही सेगमेंट में काम कर रही है। तो ये एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस इनका है कि हम ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम दो ही काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। तो पॉलीमर प्रोडक्ट बिजनेस में इनका कैसा ग्रोथ है थोड़ा सा नजर डालेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीमर प्रोडक्ट बिजनेस में जो प्लास्टिक पाउडर जो बनाती है पॉलीमर प्रोडक्ट, इसमें देखेंगे तो करीब 997 करोड़ का बिजनेस दिख रहा है। अच्छा, अब इनका कंपोजाइट प्रोडक्ट उस प्लास्टिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाती है इनका बिजनेस इसमें कितना दिख रहा है, 521 करोड़ का दिख रहा है। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 1468 करोड़ के काम में आपने 900 करोड़ के आसपास करीब रख लिया इसमें, तो करीब 900 करोड़ रखा है। तो 14 करोड़ 753, 70% आपका प्रोडक्ट में है बिजनेस और 30% बोल सकते हैं कि आपका बिजनेस प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में, प्लास्टिक मटेरियल बनाने में 70% है, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में आपका 30% है। तो 70-30 का रेशियो इनका दिख रहा है। अच्छा, ग्रोथ रेट के हिसाब से देखिए, ये पिछले के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। 875 करोड़ था, इसमें 911 करोड़ था। तो मेन प्रोडक्ट में इनका ग्रोथ दिख रहा है। तो अब प्लास्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से देखिए, प्लास्टिक 51 करोड़ 512 करोड़ था। अच्छा, प्रीवियस क्वार्टर में 482 करोड़ थी, तो वहाँ भी ग्रोथ दिख रहा है। तो रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो इनका रेवेन्यू मेन प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में, प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्ट बनाने में आ रहा है और प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में इनका मार्केट शेयर, मतलब इनका बिजनेस का अपना शेयर जो है 30% का है, अपने रेवेन्यू का 30%। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब इनके एसेट वाइज भी देखेंगे तो एसेट वाइज भी हमारा 1:3 का रेशियो दिख रहा है। एसेट वाइज देखेंगे, पॉलीमर प्रोडक्ट में करीब 1:3 का है और कंपोजाइट प्रोडक्ट में 1:3 का रेशियो दिख रहा है। अच्छा, सेगमेंट वाइज भी आप देखते हैं, लाइबिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं तो करीब करीब देख सकते हैं 440 करोड़ आपका इधर दिख रहा है, आपका प्रोडक्ट पॉलीमर में दिख रहा है, कंपोजाइट में दिख रहा है 131 करोड़। तो 1:3 का रेशियो अप्रॉक्सीमेट सभी डेटा के अनुसार इनका मिल रहा है। तो 70-30 का रेशियो में ये इनका बिजनेस दो प्रोडक्टों का साथ चल रहा है। देन इनका एसेट और लाइबिलिटी पे थोड़ा नजर डालें तो करंट एसेट के साथ में करंट रेशियो निकालेंगे, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो करंट रेशियो क्या है, तो करंट देनदारी इनकी कितनी है, तो करंट लाइबिलिटी क्या आ रही है। तो करंट लाइबिलिटी देखेंगे तो करीब हमारा यहाँ पे आपको निकल करके आएगा करंट लाइबिलिटी 10 यानी 1081 करोड़ की करंट लाइबिलिटी अभी है। अच्छा, 1081 के अगेंस्ट में आपने करंट एसेट कितना रखा है। चलिए, आपका करंट एसेट कितना आ रहा है भाई, करंट एसेट 1081 करोड़ के अगेंस्ट में आपको 2848 करोड़ रुपया करंट एसेट है, यानी 2848 करोड़ करंट एसेट है। और आपकी देनदारी कितनी आ रही है, करंट लाइबिलिटी 1000 करीब, ठीक है, 1000 आ रही। तो बोल सकते हैं कि वन थर्ड हमारा लाइबिलिटी है, उससे ऊपर हमारा एसेट है। तो करीब 2.8 के आसपास आपका करंट रेशियो निकल करके आ जाएगा। चलिए, अब आप इसमें देखिए क्विक रेशियो निकालने के लिए क्या करता है, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट में इन्वेंट्री माइनस करते हैं, आपका इन्वेंट्री कितना पेंडिंग है। तो अब इसके हिसाब से देखिए एसेट में आपका इन्वेंट्री कितना है। देखिए, इन्वेंट्री का करंट इन्वेंट्री के तौर पे देखेंगे तो करंट इन्वेंट्री करीब अगर हमारा देखेंगे तो ये कितना निकल के आ रहा है, करंट इन्वेंट्री 1148 करोड़ का करंट इन्वेंट्री निकल के आ रहा है। तो अगर करंट इन्वेंट्री इसमें 1148 रुपये माइनस भी कर देते हैं जो आपके पास में है, हाँ, कि करंट इन्वेंट्री हमारा पड़ा है भैया, मुझे पैसा नहीं आ रहा उससे, तो हम ये पैसा किसी को तुरंत देना है, तो करंट इन्वेंट्री को इसमें माइनस कर दें 2848 करोड़ में, तो आप बोल सकते हैं करीब आपका 1800 के आसपास बचेगा। देखिए, 1800 करोड़ के आसपास बचेगा, फिर भी 100 करोड़ आपके पास में करंट लाइबिलिटी आ रही, तो वहाँ से भी 1.8 निकल करके आ रहा है। क्विक रेशियो भी, तो करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों भी आपका 1 से ऊपर यानी 1.5 के ऊपर है, बोल सकते हैं हम। एक 2.8 आ रहा है, एक 1.8 आ रहा है, तो यहाँ पे आप कंफर्ट जोन में है। चलिए, अब बैलेंस शीट के हिसाब से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे आप बैलेंस शीट को एसेट और लाइबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले शेयर होल्डर इक्विटी एंड डेट देखते हैं हम लोग, क्या निकालने के लिए, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट कहाँ पे आपका मिलेगा, चलिए डेट को अब हम फाइनलाइज करेंगे। बोरोइंग, करंट बोरोइंग आपका कितना आ रहा, या टोटल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी देखेंगे तो 1000 का आ गया, और हमको 1000 से सिर्फ हम कंपेरिजन कर लें तो शेयर होल्डर इक्विटी क्या है। देखिए, शेयर होल्डर इक्विटी का फिगर अगर पकड़ें, टोटल इक्विटी एट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, टोटल इक्विटी, तो टोटल इक्विटी हमारे पास कितना रहा, टोटल इक्विटी करीब 2962 करोड़, 2962 करोड़ का टोटल इक्विटी है, माने 3000 करोड़, थोड़ा सा पकड़ लेते 3000 करोड़, 3000 के करोड़ के अगेंस्ट में इक्विटी हमारा है 3000 के करंट शेयर होल्डर इक्विटी 3000 करोड़ का है। 3000 के अगेंस्ट में हमारा इक्विटी की प्राइसिंग हमारे 3000 करोड़ की, लाइबिलिटी कितनी, बोरिंग सब मिला करके अगर देखें कितना आ रहा है,
तो मतलब 1081 करोड़ का, तो 3000 और 1000 1:3 का रेशियो में तो आपके पास में तिगना पैसा है, यानी आपका डेट टू इक्विटी कितना आएगा, 0.33 0.35 से ऊपर नहीं आएगा। तो 0.33 0.35 से ऊपर नहीं है तो आपका डेट टू इक्विटी भी इसके अंदर में कंट्रोल में है। अच्छा, अब देखिएगा कि अब ओवरऑल सिनेरियो पे देखिए कि इनकी एसेट का क्वालिटी क्या है। एसेट देखेंगे, करंट एसेट में क्या इन्होंने पकड़ के रखा है, बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं, लैंड ज़्यादा है, कि आपका कौन से एसेट ज़्यादा है। तो प्लांट्स एंड बिल्डिंग, प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक साथ इन्होंने रखा है करीब 1282 करोड़ का, सबसे बड़ा पोजीशन ये है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपका एसेट में ले रहे हैं और ये 79 करोड़ के आसपास ले रहे हैं, ठीक है। राइट ऑफ यूज़ एसेट, राइट टू यूज़ एसेट में 89 करोड़ का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो किए हैं उनको एसेट के तौर पे लेंगे तो अदर फाइनेंशियल एसेट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे 43 करोड़ का है। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 1400 यानी 1500 करोड़ के आसपास में आपका 1200 1250 करोड़ आपका प्लांट इक्विपमेंट है। तो ठीक है, तो अब हमारा एसेट क्या नेट मेन जो कोर एसेट है यानी नॉन करंट एसेट है, क्या ग्रो हो रहा है क्या। तो नॉन करंट एसेट का ग्रोथ रेट देखिए कि करीब देखेंगे तो 1449 करोड़ के अगेंस्ट में अभी आपका ये आ रहा है 1498 करोड़। तो 50 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेट पकड़िए ग्रो कर रहा है, कि जो कि बोल सकते हैं आप 2-3% के आसपास है। इस हिसाब से देख सकते हैं कि आपका एसेट लायबिलिटी के हिसाब से और बैलेंस शीट के हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक करती हुई दिख रही है, कोई इस तरह का मेजर इशू, मेजर ब्लॉक होल्स नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे कैश फ्लो को। इसके पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पेशेंसली देख सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप 15 से 20 मिनट एक स्टॉक के ऊपर दे सकते हैं। इसमें Q4 अर्निंग के अलावा एक डीप एनालिसिस से आपको स्टॉक रखना है या इसको आगे छोड़ देना है। तो उस हिसाब से अभी तक तो सिनेरियो ये अच्छे 20 से 25% के ग्रोथ के हिसाब से दे रही है, तो आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए कैश फ्लो का पोजीशन देखें। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी, सबसे पहले कैश फ्लो हम लोग क्या करते हैं, ये भी लैक्स में है, हम लोग करोड़ में बात करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी क्या है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से पोजीशन जो निकल करके आ रहा है 406 करोड़ का है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अभी कितना, 430 करोड़ का। 4 से 6 से 4 से 30, यानी नेट कैश फ्लो किस दर से बढ़ा है। नेट कैश फ्लो करीब करीब हम बोल सकते हैं 10% के हिसाब से ग्रो हुआ है। तो 406 या 430 अगर बोलें तो 26, यानी 26% है। तो 26% है तो 5% के हिसाब से आपको, 5 से 6% के हिसाब से आपको आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कहाँ से पैसा इसका आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो पैसा इन्वेस्टेड में जा रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो करीब करीब यहाँ नेगेटिव फिगर हमको दिख रहा है 187 करोड़ का नेगेटिव फिगर। तो वो क्या इस क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर में 25 में 146 करोड़ का हो रहा है नेगेटिव फिगर। तो ये जो इंप्रूवमेंट यहाँ से तो है, बट फिगर आपकी नेगेटिव है। चलिए ठीक है, हम ऑपरेशन से पॉजिटिव में है, इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या निकल गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी देखें तो ये भी फिगर नेगेटिव है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 197 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी 248 करोड़ हो गया। तो ये बढ़ गया है। तो कंसर्न क्या, नेगेटिव तो है, लेकिन पीछे के हिसाब से ये उधारी और बढ़ गई है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, अब हम लोग नेट कैश फ्लो देखेंगे क्या आ रहा है। तो ऑपरेशन में ये पैसा कर रही है तो ये अच्छे नेट कैश फ्लो निकल गया। ABC तीनों को जोड़ते हैं नेट कैश फ्लो में हमारा। तो लास्ट क्वार्टर में हमारा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 21 करोड़ का, 21.93 यानी 22 करोड़ का हो रहा था। अभी हमारा 35 करोड़ का आ रहा है। तो 22 से 35 तो क्या लग रहा है, तो मतलब कि 50% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो 50% का उछाल नेट कैश फ्लो में दिख रहा है। और नेट कैश फ्लो की बैलेंस शीट में क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन, यानी काम, पैसा, प्रोडक्ट जिसको बेच रहे हैं वहां से पैसा हमको आ रहा है। तो आप एक पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव साइन दोनों ट्रिगर पॉइंट पे है, चेकलिस्ट पॉइंट पे है। अब देखिए बैलेंस इन हैंड क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे नेट कैश फ्लो बैलेंस इन हैंड्स कितना था, करीब 91 करोड़ का हुआ करता था। तो इस लास्ट क्वार्टर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 69 करोड़ का, तो वहां से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फाइनली हमारा 35 करोड़ के अगेंस्ट में हमारा ये भी 91 करोड़ जोड़ देंगे तो 126 करोड़ का नेट कैश फ्लो, कैश हमारे पास में है, जबकि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में 91 करोड़ है। तो 126 करोड़ का नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो हाथ में 126 करोड़ का अगर बोलेंगे, जिस हिसाब से रेवेन्यू है, रेवेन्यू के हिसाब से अगर 10,000 करोड़ की आप काम कर रहे हैं तो 126 करोड़ है, तो कितना परसेंट कैश आपके हाथ में है, जिस हिसाब से बिजनेस आप कर रहे हैं। तो बिजनेस क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो उस हिसाब से हमारा रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है उसका कितना परसेंट आपके पास में है पैसा। तो उस हिसाब से एनालिसिस देखेंगे तो करीब करीब आप पकड़ लीजिए 800 करोड़ यहाँ पे 800 करोड़ के अगेंस्ट में 126 करोड़ है। तो बोल सकते हैं कि 15% के आसपास हमारे पास पैसा है हाथ में बिजनेस करने के बाद। तो इस चेकलिस्ट में भी हमारा टाइम टेक्नो पास होता हुआ दिख रहा है और एक अच्छी ग्रोथ, 15% ग्रोथ आपका कैश इन हैंड में भी दिख रही है। तो अब हम सिर्फ स्लाइडली बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो सिर्फ हम चेक करेंगे स्टैंडअलोन का पोजीशन क्या निकल करके आ रहा है। नहीं, बहुत सारे रेशियो का इन्होंने अपने बैलेंस शीट में दिया है, इस फाइनेंशियल शीट में। तो रेशियो फटाफट हम देख लेंगे कि फटाफट रेशियो क्या निकल कर रहा है। हम लोग जो निकाले उस रेशियो से हमारा ये रेशियो कितना डिफरेंट आ रहा है। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो हमने 3:5 के हिसाब से हमने बता रहा था। डेट टू इक्विटी, देखिए डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा निकल करके आ रहा है आपको यहाँ पे, करीब 0.22 का है। लास्ट क्वार्टर में 0.23 था, इसके प्रीवियस क्वार्टर में 0.29 था। तो डेट टू इक्विटी हमारा ईयर और ईयर बेसिस पे भी 0.29 से 0.22 आ रहा है। डेट टू इक्विटी में तो पास होती दिख रही है। अच्छा, डेट टू इक्विटी क्या होता है, कन्वर्जन रेशियो, डेट सर्विस, डेट किस हिसाब से निकल के आ रहा है, डेट का पैसा किस हिसाब से आएगा, वो एक रेशियो देखते हैं।
तो ये भी रेशियो हमारा 2.5-3 के ऊपर होनी चाहिए, तो ये भी हमारा 3 के ऊपर आ रहा है अभी के समय में, और लास्ट क्वार्टर में 2.68 था, इसके प्रीवियस क्वार्टर में 3.62 था। तो यहाँ से बोल सकते हैं डेट को रिकवरी का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा तो कम हुआ है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है। तो एक कंसेंट यहाँ पे बोल सकते हैं, बट डेट टू इक्विटी कम ही है यहाँ पे, लेकिन ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी इंटरेस्ट जो ले रही है आपको को कवर कैसे करेगी, तो ये 2 से 3% का पोजीशन होना चाहिए। ये करीब आपका अच्छा निकल करके आ रहा है कि 9.79 का लास्ट क्वार्टर में 9 हुआ करता था, इसका प्रीवियस क्वार्टर में 8 का होगा। तो 8 के हिसाब से देखिए आपको उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेट इक्विटी कम हुई है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको इसमें फाइनेंशियल के हिसाब से देखना था। करंट रेशियो हमने बोला था, करंट रेशियो करीब 2.5-3 के आसपास हम बता रहे थे, तो ये भी देखिए उसी के रेशियो में आ रहा है। करंट रेशियो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का कॉम्बिनेशन होता है। ये 2.63 का आ रहा है, तो इसके प्रीवियस क्वार्टर में 2.225 का हुआ करता था, और इसके क्वार्टर 3 में देखेंगे 2.56 का। तो तीनों के हिसाब से आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से इस चेकलिस्ट में भी पास होता हुआ दिख रहा है। देन लायबिलिटी टू वर्किंग कैपिटल, यानी आपके टोटल लायबिलिटी कितनी है और उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल कितना है, तो इस रेशियो को भी देखेंगे तो 0.11 है, 0.14 लास्ट क्वार्टर का था, 0.17 था। तो लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, लायबिलिटी आपकी कम हो रही है। लायबिलिटी टू वर्किंग कैपिटल जो है 0.11 का 1 से नीचे है, यानी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट देखा जाए तो बड़ा है और लायबिलिटी आपकी छोटी है। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास में जब बड़ा है, हिसाब से ये रेशियो भी ठीक ठाक निकल करके आ रहा है। अच्छा, बैक डेट देखा जाए तो भी नेगेटिव में शो कर रहा है। करंट लायबिलिटी रेशियो देखें, करंट लायबिलिटी टू टोटल लायबिलिटी, यानी इक्विटी को पकड़ करके कि करंट लायबिलिटी रेशियो लिखेंगे तो करंट लायबिलिटी और इक्विटी ये भी 1 से नीचे निकल करके आ रहा है। 0.75, 0.74, 0.76, यानी करंट लायबिलिटी लेंगे और टोटल लायबिलिटी में क्या था, टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी हमारी ज़्यादा है, तो करंट लायबिलिटी हमारी कम है, तो इसके लिए 1 से नीचे ये फिगर आ रहा है, तो ये भी फिगर हमारा ये सही है। देन ऑपरेशनल इबिटा मार्जिन, तो इबिटा मार्जिन क्या है कि मेन ऑपरेशन इबिटा मार्जिन 14.69 का था, इसके पहले 14.56 का था, तो 14.3 का था। 14 के हिसाब से ये ग्रोथ करती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 7% का है, 7.60 का है, 7.36 का है और 6.71 का। तो वाई बेसिस पे इंप्रूवमेंट ज़्यादा है और क्वार्टर टू क्वार्टर पर भी इंप्रूवमेंट है, पर थोड़ा कम है। अच्छा, इस तरीके से फाइनेंशियल रेशियो की भी बात करें तो फाइनेंशियल रेशियो टाइम टेक्नो के जो कि ऐसे इंडस्ट्री में है, मटेरियल में है, और ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम कर रही है और कुछ फिनिश प्रोडक्ट भी बना रही है, तो उस हिसाब से इनका स्टेटमेंट अच्छा निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक आउटलुक डालेंगे कि इनके स्टैंड अलोन की पोजीशन पे, स्टैंड अलोन का पोजीशन में सबसे पहले क्या आएगा, हाँ स्टैंड अलोन के कंपेरिजन में सबसे हम इसको पी के बारे में कंपेरिजन करेंगे। पी इनका क्या निकल करके आ रहा है, ईपीएस क्या आ रहा है स्टैंड अलोन में। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी एंटिटीज़ और इनकी सब्सिडीज़ हैं, तो ये 4-5 सब्सिडी इसलिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा है, और इसके साथ में एक जॉइंट वेंचर के साथ में है, जॉइंट वेंचर भी कंपनी है, तो बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी, इसलिए स्टैंडअलोन हम लोग को देखना है। स्टैंड हम लोग एक स्टैंडअलोन पे भी थोड़ा नजर डालें तो हमारा ईपीएस कितना हो रहा है, 2.20 का है, लास्ट क्वार्टर में 1.68 का था, इसके प्रीवियस में 2.4 का है। तो चेंजेस ज़्यादा नहीं है, और स्टैंडअलोन के हिसाब से देखेंगे तो चेंजेस ज़्यादा नहीं, लेकिन चेंजेस है। 2.41 का है 2.20 का, तो इंडिविजुअल कंपनी थोड़ी सी प्रेशर में है वाई बेसिस पे। यहाँ पे देखिए, जबकि हमारा कंसोलिडेटेड में ये 20 से 25% का ग्रोथ आ रहा था, जबकि हम अगर स्टैंडअलोन का ईपीएस को देखें तो 2.41 का है, 2.20 यहाँ पे है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 20 से 20 बेसिस पॉइंट में का प्रेशर इसमें दिख रहा है वाई बेसिस पे, तो 10% का नेगेटिव पोजीशन दिख रहा है वाई बेसिस पे। अच्छा, क्वार्टरली बेसिस पे देखिए स्टैंडअलोन इनका स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, स्टैंडअलोन ईपीएस में तो 1.68 है, 2.20 है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि 40 और 20 60 बोलने से कि 1/3, तो करीब 30% का 30% का वाई बेसिस पे क्वार्टर टू क्वार्टर पे पॉजिटिव में है ईपीएस, एंड 30 और ग्रोथ रेट हमारा नेगेटिव में है स्टैंडअलोन पे। तो थोड़ा सा बोल सकते हैं इसको कंसिडर करना पड़ेगा, आपकी सब्सिडरी इंडिविजुअल थोड़ा सा प्रेशर में है, बट एज ए जॉइंट कंपनी अच्छी कर रही है पूरे ओवरऑल फिगर में। और इसके हिसाब से हमने देखे वाई बेसिस पे क्या फर्क पड़ रहा है, एफआई बेसिस पे 7 का हुआ करता था, 7.68 का है, तो यहाँ पे कंफर्ट जोन पे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये मोटा मोटी अगर बोल सकते हैं कि स्टैंडअलोन के हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर, एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आया। तो माइक्रो में देखें तो ठीक ठाक थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा, बट ओवरऑल देखें तो 15% का ग्रोथ दिख रहा है। तो आप इसमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट के पहले सलाह ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमने इसमें Q4 अर्निंग का भी एनालिसिस किया और फंडामेंटली भी चेकलिस्ट को पॉइंट को देखा, जिनके पास स्टॉक है तो ये 15% ग्रोथ के हिसाब से बॉटम लाइन ग्रोथ दिख रही है, तो उस हिसाब से देख सकते हैं इस स्टॉक को। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में जरूर पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।